कानूनी टीवी चैनल्स के दोस्तों को मुंसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं, एहसान भाई साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है माशाल्लाह। एएनपी पाकिस्तान के साबका सदर हैं और हमारे सीनियर एडवोकेट हैं। और इनकी आज मैं आपको एक नई खसूसियत या ये क्रेडिबिलिटी होती है एक किस्म की, कि जितने मार्शल लॉ की हुकूमतें आई हैं उनमें सब में वाई साहब जेल में गए। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। तो भाई साहब, आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, कल इमरान खान ने एक तकरीर की है, उसके अंदर उसने छुपी हुई बड़ी धमकियां दी हैं। सबसे पहले तो उसने धमकी ये दी है कि जनाब, जो बांग्लादेश में जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, तो वहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसकी और अफवाज पाकिस्तान की नफरत पैदा की गई थी या करवाई गई थी। और वो कहता है यहाँ भी यही हो रहा है। और इस धमकी का उसका क्या मतलब है? क्या ये उसकी धमकी ठीक है या ये बात ठीक है कि बांग्लादेश के हवाले से वो अपने रिसेम्बलेंस जो दे रहे हैं? मुंसिफ अवान साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, आपने मुझे इनवाइट किया वेलकम। और हमेशा आप बड़े अहम इश्यूज़ पर मुझे इनवाइट करते हैं और मैं फिर मशकूर हूँ आपका। जहाँ तक इमरान खान के इस स्टेटमेंट का ताल्लुक़ है कि सियासी पार्टी को नाराज़ करने की बुनियाद पर मुल्क टूट गया, मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे सियासी रहनुमा भी रहे हैं और जो वज़ीर आज़म भी बन गए और जिनको ना तारीख़ का पता है और ना जोग्राफिया का पता है, ना वाक़यात का पता है। उस वक़्त मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान था, दो यूनिट थे। और याह्या खान मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था अयूब खान के बाद। तो 70 के इलेक्शंस में मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने 162 सीटें ली कौमी असम्बली की। एक सीट वहाँ पर उसने नहीं ली क्योंकि वो वहाँ पर गया नहीं, वो एक सीनियर पॉलिटिशियन को वहाँ से करवाना चाहता था। इतना पॉपुलर था वो इतना पॉपुलर था। 162 सीटें शेख मुजीबुर रहमान के पास थीं और 80 सीटें यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो के पास थी। तो मैं हैरान हूँ कि 1000 मील का फासला था और उनके मशरक़ी पाकिस्तान के फ़ौज ने और दूसरी सियासी पार्टियों ने वो उनके हकूक़ नहीं दिए हुए थे। वो अपने हकूक़ मांगते थे, हम समझते थे कि ये हम पर बोझ हैं। वो अलहदा नहीं हुए, उनको हमने अलहदा किया। ये उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल बेमानी है। और मैं हैरान हूँ कि एक ऐसा शख्स, ऐसा पॉलिटिकल सो कॉल्ड शख्स बयान दे रहा है कि जो मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मगरबी पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और 4 सूबे पंजाब में भी वो इलेक्शन हारा। पंजाब में नून लीग जीती और फ़ौज ने जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने इसे ग्रूम किया था, उन्होंने इसे इधर उधर से पकड़ पकड़ के इसे सीटें दी। इस वजह से ये पंजाब में कामयाब, अदरवाइज वहाँ तो नून लीग कामयाब हुई भी थी। और मरकज़ में भी इसके पास इतनी सीटें नहीं थी कि ये उनके बुनियाद पर हुकूमत कायम करता। वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट ने इसको MNAs दिए पकड़ पकड़ के। इसलिए मैं हैरान हूँ कि अभी तक मुल्क बचा, मैं समझता हूँ बचा नहीं हुआ, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट होते होते रह गया है। खुशकिस्मती से इसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ गई और ये हुकूमत से चला गया, नहीं तो हमारा श्रीलंका से ज़्यादा बुरा हाल होता। इसलिए ज़्यादा बुरा हाल होता कि वो एक तहसील है। हम 25 करोड़ की आबादी हैं। खुदा ना खास्ता यहाँ पर अनारकी आए, यहाँ गुर्बत में डिफ़ॉल्ट कर जाएं
तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ इतना कत्लेआम होगा कि आप तारीख की कत्लेआम को भूल जाएंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन को भूल जाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इम्काना बात थी और ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं बल्कि कोई अहमक शख्स ही ऐसा बयान दे सकता है। ये इसका मतलब है कि मैं बेपनाह पॉपुलर हूँ और मेरी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर अगर मुझे निकाला गया और एस्टेब्लिशमेंट मुझे दोबारा ना लेके आई तो फिर ये वही हाल होगा जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का हुआ है। मैं हैरान हूँ, ना बलूचिस्तान इसके साथ, ना सिंध इसके साथ, ना पंजाब इसके साथ, ये एस्टेब्लिशमेंट के सहारे इसने 4 साल गुजारे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब भी अगर एस्टेब्लिशमेंट इसको ना छोड़ती और जब उसने इसे छोड़ा इसने बेपनाह गालियाँ दी, उन्हें गद्दार तक बनाया, सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया और लेकिन इसे छोड़ने के बाद मुल्क को बचा लिया। अब जो लोग आए हैं मैं ये समझता हूँ कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क की इस्तेकाम आ जाए इकॉनमी में, और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस मुल्क में इस्तेकाम ले आएँ इकॉनमी में और सियासी मामलात में, क्योंकि इसके हालात में तो फॉरेन अफेयर्स ख़त्म हुए, इनके जोग्राफियाई हालात ख़त्म हुए और इसके दौर की वजह से यहाँ पीटीपी जो दहशत गर्द हैं, टीटीपी जो दहशत गर्द हैं वो फिर कब्ज़ा कर रहे हैं कबायली इलाकों पर, और आप हैरान होंगे कि उन पर कब्ज़ा फ़ौज ने उन्हें आलमोस्ट वहाँ से फारग कर दिया हुआ था इसकी हुकूमत की वजह से, क्योंकि ये उनके सहारे हुकूमत कर रहा था। इसकी वजह से वो दोबारा मुल्क में आ गए हैं और इस वक्त हमारे पख्तूनख्वा में, उस इलाके में जो अब पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका हुआ है, वो कहते हैं कि इसको अलहदा करो और उस इलाके में हम अपना सिस्टम, अपना इस्लाम, अपना मज़हब वो नाफज करेंगे और उसके सहारे हम अलहदा मुल्क बनाएंगे। इसलिए इसकी वजह भी यही है। मैं समझता हूँ कि इसका पॉलिटिक्स से अलहदा हो जाना इस मुल्क को बचाने के बराबर। जी बिल्कुल सर, इससे जुड़ता हुआ एक और सवाल है। कल जो इसने तकरीर की है उसमें एक और अपने पॉपुलर होने का ये दावा ये कर रहा है कि नवाज शरीफ की तरह मुझे भी ये टेक्निकली नाअहल करना चाहते हैं और फिर जब मैं नाअहल हो जाऊंगा तो फिर ये कहेंगे नवाज शरीफ भी नाअहल है, तुम भी नाअहल हो, चलो जी दोनों को अहल कर देते हैं और इस बहाने वो नवाज शरीफ को दोबारा लाना चाहते हैं। ये इसके ज़हन में है कि मैं नवाज शरीफ से भी बड़ा लीडर हूँ। ये भी गलत है बात। हाँ जी, क्योंकि जहाँ तक सियासी लीडरशिप का ताल्लुक है, इसका लीडरशिप में कोई मुकाम नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा और तीनों दफ़ा ये कहते हुए इस्टेब्लिशमेंट को कि मेरी हुकूमत में दखल ना दो, तीनों दफ़ा उसे निकाला गया और तीनों दफ़ा नाजायज़ तौर पर निकाला गया। इस दफ़ा आखिरी बार जब उसे निकाला तो उसको सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनमें साकब निसार आगे था, इन सब ने मिलकर उसको नाअहल करार दिया और तमाम उस सुप्रीम कोर्ट ट्रायल अदालत बनी। सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट की बजाय एक ट्रायल कोर्ट बनी। उन्होंने इसका ट्रायल किया और तमाम ट्रायल के बावजूद कोई बात साबित नहीं हुई कि मियाँ नवाज शरीफ ने कोई बदयांती की या इसने किसी किस्म की कोई कमीशन ली और करप्शन की। इन्होंने आखिर ये परेशान हो गए कि अब क्या करें। इसका बेटा वहाँ पर दुबई में, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की बेटी वहाँ पे आई हुई है ईस्ट दुबई में अपने अजीज़ों के साथ, ये वहाँ पर जब वीज़ा लेना हो तो अकामा होना, तो फिर वीज़ा बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना बेटा वहाँ है दुबई में, बार बार वीज़ा लेना पड़ता है। वो कहता है मेरे से कामा ले लो, क्योंकि उसकी भी अपनी कंपनी है। इसको इसलिए नाअहल करार दिया गया कि इसने अपने बेटे से उस कंपनी की तनख्वाह नहीं ली
इससे बड़ा कोई जुल्म, इससे बड़ा कोई मजाक, इससे ज़्यादा अहमक जजेस हो सकते हैं कोई? और फिर इन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ ये किया कि एक जज जिसका नाम एजाजुल एहसन है, उसकी नैब कोर्ट में ड्यूटी लगाई कि तुम जाकर वाच करो कि इसको मियां नवाज शरीफ को सज़ा करवाओ। उसने आके नैब की अदालत में मॉनिटरिंग जज बना और उसको नैब के जज को ये कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करो। मतलब ये था कि 6 महीने के अंदर अंदर मियां नवाज शरीफ को सज़ा दो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को सज़ा देना ये सुप्रीम कोर्ट की मैं अब नाजायज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मैं नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस बात क्योंकि वकील हूँ, इन्होंने नाजायज़ किया और सुप्रीम कोर्ट ने वही कुछ किया जो जस्टिस मुनीर करता रहा इस मुल्क के साथ, और उस जस्टिस मुनीर के किए हुए हरकतों से आज तक हम भुगत रहे हैं। और जो इन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है, इसके नताइज भी ये मुल्क जो है और ये जुडिशरी जो है, ये अदलिया जो है, ये इंसाफ के तकाज़े जो हैं, ये मुल्क भुगतेगा। थैंक यू वेरी मच जी। आपने वाई साहब को बड़े तफसील से सुना है। दो अहम मौज़ूआत पे इमरान खान की तकरीर के हवाले से हमने बातें की हैं। तो उम्मीद है आपको जिस तरह के पहले इंटरव्यू आपको पसंद आते हैं, तो ये इंटरव्यू भी पसंद आएगा। इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।